Today is day 8 of our crash course and we are going to do some question and answers on metals and non-metals. So let's start with the session. So the first question is explain the following statements. तो ऐसे आपको questions आ सकते हैं जिसमें आपको statements दिए गए होंगे और आपको उनको explain करना होगा. देखो statements पढ़ना बहुत important है, ऐसा मत करना कि थोड़ा एक दो लाइन पढ़ी और काम खत्म. अच्छे से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझने के बाद ही उसके आंसर्स लिखो. ये चेक करो कि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई इंटरनल चॉइस है या नहीं. सो आफ्टर गोइंग थ्रू द इंटायर क्वेश्चन देन अटेम्प्ट द क्वेश्चन. ओके, सो द फर्स्ट इज मोस्ट metal oxides are insoluble in water but some of these dissolve in water. What are these oxides and their solution in water called? तो ये स्टेटमेंट हमने पहले पढ़ी थी, है ना, कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ देम डिजॉल्व इन वाटर, राइट. तो उन्होंने पूछा है उनकी ऑक्साइड्स को क्या कहते हैं और उसका सॉल्यूशन इन वाटर को क्या कहेंगे. ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स. ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, वो कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर. ये हमने पढ़ा था दैट ऑल द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते हैं, एल्यूमिनियम और जिंक की तरह. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर, राइट. और अगर हम इनको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो जो ये बेसिक ऑक्साइड्स ये क्या बनाएंगे? दे विल फॉर्म alkalis. So water soluble basic oxides is known as alkalis. Now the next question, B part. At ordinary temperature the surface of metals such as magnesium, aluminium and zinc etc. are covered with a thin layer. What is the composition of this thin layer? States its importance. तो बेसिकली जो आप देखेंगे जो मेटल्स हैं बेसिकली ये जो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं. बट अगर आप इनको एयर में रखते हो तो क्या होता है? धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे दे टेंड टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन और अपने ऊपर वो कौन सी लेयर बनाता है? ऑक्साइड लेयर, है ना. ये जो ऑक्साइड लेयर बनाता है अपने ऊपर. दैट इज वाई अगर आपको सिर्फ मैग्नीशियम से ही रिएक्ट करना है, सिर्फ एल्यूमिनियम से ही रिएक्ट करना है तो उनको आपको पहले रब करना पड़ता है सैंड पेपर से, सो दैट जो उसके ऊपर की ऑक्साइड लेयर है, थिन लेयर है, वो रिमूव हो सके. हाउएवर जो ये ऑक्साइड लेयर जो बनती है इसकी भी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है. तो पूछा गया है स्टेट्स इट्स इम्पॉर्टेंस. तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है कि इट प्रिवेंट्स फर्दर करोजन. तो एक बार जब वो लेयर बन जाती है, थिन लेयर बन जाती है, तो वो अवॉइड करता है कि और एक मोटी लेयर बने उसके ऊपर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम अल्कली मेटल्स कैन बी कट विद अ नाइफ. को आप इस तरीके से समझे कि वो मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट. तो दैट इज बाय दिस अल्कली मेटल्स. तो हमने पढ़ा था कि सोडियम, है ना, और पोटेशियम, लिथियम, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो इतने सॉफ्ट होते हैं कि जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन करो इस स्टेटमेंट को. सो बेसिकली आप देखो कि जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम है ये कैसे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, आप ये समझो हमने तो ये स्टेटमेंट हमेशा पढ़ी पर हमने ये नहीं पढ़ा कभी भी कि ऐसा क्यों होता है. अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स है इसका मतलब है ये कैसे होंगे? दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? दैट बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव alkali metals and that is why they can be cut with a knife. Okay, now the next question, this question is on assertion and reasons. तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है और हम उसकी रीजंस देखते हैं कि ठीक है या नहीं है. तो क्वेश्चन है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन. यहाँ हमें पता है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं. दैट इज वाई वी स्टोर इट अंडर केरोसिन. तो जो आपका एसर्शन ए है वो सही है, पर इसके पीछे रीजन जो उन्हें दे रखा है वो है मेटालिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज टू एयर. तो ऐसा तो नहीं है, है ना. सोडियम को अगर हाथ में हम लेंगे और वो मेल्ट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता. वो इसलिए होता है क्योंकि वो फायर कैच कर लेता है. तो जो रीजन है वो गलत है.
ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। तो इसका आंसर आप C लिखेंगे और ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, इसलिए आई हैव प्लेस्ड इट हियर। तो क्वेश्चन है, व्हेन कैल्शियम मेटल इज एडेड टू वाटर द गैस इवॉल्व डज नॉट कैच फायर बट द सेम गैस इवॉल्व ऑन एडिंग पोटेशियम मेटल टू वाटर कैचेस फायर, एक्सप्लेन व्हाई। ये मैंने सेशन में भी मेंशन कर रखा था इसके बारे में कि जब भी मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, ठीक है, वेदर इट इज कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, तो ये क्या बनाता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, और साथ में कौन सी गैस लिबरेट होती है, साथ में होती है हाइड्रोजन गैस लिबरेट। ठीक है, अब जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो उसमें जो ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ये इतनी ज़्यादा लिबरेट होती है एंड साइमल्टेनियसली यहाँ पे हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है, इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। तो जो ये हाइड्रोजन गैस होती है इट कैचेस फायर। हाउएवर अगर हम बात करते हैं कैल्शियम मेटल के बारे में, ठीक है, तो कैल्शियम मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम के नीचे आता है ना, इट्स लाइक का ना का, इट्स लाइक सोडियम पोटेशियम के नीचे आएगा कैल्शियम। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पे भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट जो ये हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन का रेट है वो स्लोअर होता है एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड सोडियम, एंड दैट इज वाई जो आपका कैल्शियम है इट डजंट कैचेस फायर। ओके, अब इसमें क्या होता है, इस जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैल्शियम मेटल के ऊपर स्टिक होनी स्टार्ट हो जाती है एंड दैट इज वाई कैल्शियम मेटल स्टार्ट्स टू फ्लोट। ओके, ये एक्स्ट्रा थी बात जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। नेम अ मेटल फॉर ईच केस, इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करना सभी मेटल्स के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जब रिएक्ट करता है किसी मेटल से इट डजंट फॉर्म्स हाइड्रोजन गैस, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाउएवर अगर आप इस नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में लेते हो तो दो ऐसे मेटल्स हैं जिससे नाइट्रिक एसिड रिएक्ट कर पाता है, एंड वो कौन कौन से हैं, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। ठीक है, सो मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड से विच इज HNO3, तो वो क्या बनाता है, MgNO3 whole twice which is magnesium nitrate along with the liberation of hydrogen gas। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंसिंग करने के लिए 2 लगा देते हैं। सिमिलरली मैग्नीज से भी वो रिएक्ट कर सकता है नाइट्रिक एसिड इन ऑर्डर टू फॉर्म मैग्नीज नाइट्रेट MnNO3 का होल ट्वाइस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है, उन्होंने एक ही मेटल पूछा था तो आप मैग्नीशियम या मैग्नीज में से कोई सा भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज इट डजंट रिएक्ट विद एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। अब ऐसा कौन सा मेटल है जो वाटर से ना ही स्टीम से रिएक्ट कर सकता है, ना कोल्ड ना हॉट वाटर, तो ऐसा मेटल तो वही होगा जो लीस्ट रिएक्टिव होगा। और ऐसा मेटल कौन सा है, इट कुड बी कॉपर, इट कुड बी मर्करी, इट कुड बी सिल्वर, गोल्ड, एनीवन, आप कुछ भी लिख सकते हो इसका आंसर। सो इट कुड बी कॉपर, इट कुड बी गोल्ड, इट कुड बी सिल्वर, आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द मेटल विच डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम। तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे आयरन एंड जिंक, वो ऐसे हैं जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, और स्टीम से रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, दे फॉर्म द ऑक्साइड लेयर। अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आयरन और जिंक, क्योंकि ये भले मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं बट इनके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये स्टीम से बहुत ही ज़्यादा स्लोली रिएक्ट करता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको हमने पहले भी बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किससे बने होते हैं, कटायन और अनायन से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaCl
इट इज़ एक्चुअली एन आयनिक कंपाउंड जो कि एक कटायन और अनायन से बना होता है। अब इनके जो अंदर जो इंटर आयनिक फोर्स होता है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट और टू बॉयल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर? पहले का आंसर, ionic compounds have high melting and boiling point because they are considerable amount of energy is required in order to break the strong interionic attraction between the cation and anion. Okay, now the second part, ये कह रहा है ionic compounds are soluble in water। तो देखो water जो होता है वो पोलर होता है, कुछ इस तरीके से होता है आपका, है ना। और जो ये पोलर कंपाउंड है ये बहुत आसानी से जो आयनिक कंपाउंड्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर पाता है। ठीक है, दैट इज वाई जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, हाउएवर दे आर नॉट सॉल्यूबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, ईथेन एटसेट्रा। नाउ नेक्स्ट इज आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड समवॉट हार्ड। मैंने आपको बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, हार्ड होते हैं, बट अगर आपने प्रेशर लगाया तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, मतलब वो ब्रिटल भी होते हैं साथ में। तो क्वेश्चन है ऐसा क्यों? तो जो आप देखिए यहाँ पे जो कटायन और अनायन जो होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स वाई जो आयन्स उसमें होते हैं वो थोड़े पास पास होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दस दे आर इन सॉलिड फॉर्म। आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। तो मॉल्टन स्टेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि ये मॉल्टन स्टेट में ही करेगा। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि सॉलिड स्टेट में तो भाई जो ये इनके जो आयन्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, पर जब आप उनको वाटर में डालते हो तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, एंड यू गेट लॉट अमाउंट ऑफ आयन्स, आपके पास बहुत सारे आयन्स होते हैं मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयन्स ओनली मेक्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज द मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स होते हैं वो सब इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों? वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ही नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन करते हैं। ठीक है, वो स्टेबल होते हैं आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज वाई metals have tendency to lose electrons and form electropositive ions. Now this question has come in 2013 boards. तो क्वेश्चन है a metal which is preserved in kerosene। तो हमें पता है कि जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। दैट इज़ वाई वो एयर में आते ही दे कैचेस फायर, दैट इज़ वाई दे आर प्रिजर्व्ड इन केरोसिन। नाउ अनलस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। तो नॉन मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो जनरली कैसे होते हैं, दे आर वेरी डल। हाउएवर सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल था जो कि शाइनी था एंड कलर्ड ऑल्सो, और वो कौन सा था? इट वॉज आयोडीन। नेक्स्ट, अ मेटल विच कैन मेल्ट वाइल केप्ट ऑन पाम। अगर आप उसको पाम में रखेंगे तो आपकी हाथ की गर्मी से ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या था? सीसियम और गैलियम। आ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट का पुअर कंडक्टर कौन सा है? लेड। सो ये हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करे हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम फेसबुक और इंस्टा पेज पे अपलोड करेंगे, आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। इन कमेंट सेक्शन यू कैन जस्ट लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू रिक्वायर फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, सो आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो डे 9 इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमें 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद इन 8 days, एंड दैट टू हमने कोई जल्दबाजी नहीं करी है। ओके, सो कीप रॉकिंग, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, आई विल मीट यू टुमारो।